नमस्कार दोस्तों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में यथासंभव व्यस्त होंगे और कोविड संकट से जूझने की बजाय अब उसे आत्मसात करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे ले जा रहे होंगे। लंबे समय से YouTube के माध्यम से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, जिसके लिए फिर से एक बार क्षमाई मांग सकता हूं। लेकिन इस दौरान हमारे चैनल ने आपको लगातार क्लासेस पहुंचाने की कोशिश की है। लगभग हर सप्ताह शनिवार को हम आपके साथ अलग अलग क्लासेस से जुड़ रहे हैं और नहीं तो चयनित लोगों के इंटरव्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट वीक इनफैक्ट लोकल गवर्नमेंट पर हमारा एक वीडियो गया था जिसको आप सबका बेहतर प्रतिसाद मिला। उसके पिछले सप्ताह हमने करंट अफेयर्स मार्च से लेकर उसके बाद के करंट अफेयर्स पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की थी। अब यदि मेरी बारी है तो बहुत अलग से आपके लिए किस विषय पर शूट करूं, इस बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। फिर हमने निर्णय लिया कि क्यों ना आपको उस विषय पर कुछ वीडियो भेज दिया जाए जिस पर बहुत सारे लोग आसान समझ रखते हैं लेकिन वो वास्तव में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि हमें भारतीय लोकतंत्र के स्वरूपों पर चर्चा करने की बात की जाए, दैट व्हाट आर द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को हम कई तरीकों से बांटने की कोशिश करते हैं। यदि हम इसे जनता और सरकार के संबंधों के आधार पर बात करें तो हम इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बांटते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो किताबों में ही बचा है, या स्विट्जरलैंड के कैंटनों में या अमेरिका के राज्यों में या भारत की ग्राम सभा में है, वरना बड़े क्षेत्र में तो जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करती है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसे ही जब हम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन के आधार पर बांटते हैं तो हम इसे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, संसदीय और अध्यक्षात्मक के तौर पर देखते हैं। और आप जानते होंगे कि संसदीय प्रणाली से वो जुड़े हैं जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, स्थिरता या स्टेबिलिटी की तुलना में। तो ये प्रणाली जवाबदेहिता लाती है, लेकिन किसके साथ? स्थिरता के साथ। मैं ये आपको यहाँ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, मैं दूसरे विषय पर जाने वाला हूँ, सिर्फ एक उसमें बता रहा हूँ। जबकि प्रेसिडेंशियल पर बात करें जो कि अमेरिका में है, तो वहाँ पर स्थिर सरकार, एक बार राष्ट्रपति बने तो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ नेगेटिव ये हो जाता है कि तानाशाही आ सकती है, जवाबदेहिता का संकट हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जवाबदेही को स्थिरता के ऊपर रखा, तानाशाही के खतरे से बचने को ज़्यादा ज़रूरी समझा बजाय कि निरंतर और स्थिर सरकार के, और इसलिए उन्होंने संसदीय प्रणाली को अपनाया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि भाई जब हम लोकतंत्र को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर बांटते हैं, परफॉर्मेंस मतलब लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है उसके प्रदर्शन के आधार पर बांटते हैं, तो यदि वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसे गुणतंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में मेरिटोक्रेसी। लेकिन यदि वो खराब तरीके से काम कर रहा है तो उसे भीड़तंत्र, मोबोक्रेसी, धनतंत्र, ठीक है, बलतंत्र, परिवार तंत्र, वृद्ध तंत्र, अभिजात्य तंत्र, ठीक, तो इलिटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, फैमिलीक्रेसी, ये नाम नहीं भी हो तो हम बना सकते हैं। यानी लोकतंत्र पर बहुमत का कब्जा, लोकतंत्र पर धनवानों का कब्जा, लोकतंत्र पर बाहुबलियों का कब्जा, लोकतंत्र पर परिवारों का कब्जा, लोकतंत्र पर वृद्धों का कब्जा और लोकतंत्र पर अभिजातियों का कब्जा। और यदि ये लोकतंत्र कुछ लोगों के हाथ में सिमट जाए तो उसे सीमित तंत्र, लिमिटोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं।
लोकतंत्र के निबंध में इस पे चर्चा होती है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा लोकतंत्र को इन आयामों पर देखने का नहीं है। और भी एक स्थिति बनती है जब लोकतंत्र को दलीय स्थिति के आधार पर देखा जाता है और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र एक दलीय भी होता है, जैसे चीन और रूस में दिखता है, द्विदलीय मैच्योर्ड लोकतंत्र भी कहलाता है, जैसे ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका जैसे लोकतंत्रों में दिखता है, और बहुदलीय भी होता है जैसा कि भारत में दिखता है, सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी, टू पार्टी डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो ये चौथा हिस्सा हो गया। लेकिन आज का हमारा टॉपिक इन चारों से परे डेमोक्रेसी के एक पांचवें आयाम की बात करता है, और वो कहता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के आधार पर, केंद्र राज्य के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र कैसे दिखता है। तो हम कहते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर लोकतंत्र दो तरीके का दिखता है, एक यूनिटरी यानी एकात्मक, और दूसरा फेडरल यानी संघात्मक। तो आज के सत्र में हम 3 हिस्सों में चर्चा करेंगे। पहले हिस्से में हम फेडरल वर्सेस यूनिटरी, संघात्मक बनाम एकात्मक के विचार को समझेंगे कि संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, संघात्मक के फायदे क्या हैं, संघात्मक के नुकसान क्या हैं, एकात्मक के फायदे क्या हैं और एकात्मक के नुकसान क्या हैं, एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। फिर बीच वाले लेवल में हम थोड़े एकेडमिक वैल्यू पर जाएंगे, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आइडिया ऑफ फेडरलिज्म पर चर्चा करेंगे कि संघवाद का विचार क्या है और यह विचार किन किन रूपों में विकसित हुआ, ये किस तरीके से अमेरिका में आया, ये किस रूप में भारत में आया, अमेरिका और भारत के फेडरलिज्म में क्या अंतर है। तो हम आइडिया ऑफ फेडरलिज्म पर बात करेंगे। और आखिरी हिस्से में आप इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघ पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा आज का सत्र जो है वो लोकतंत्र के केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर बने स्वरूप की बात करता है, जिसे एकात्मक बनाम संघात्मक शासन कहते हैं। ये आपके सिलेबस में भी लिखा होता है। और फिर वहां से आगे जाकर थोड़ी एकेडमिक वैल्यू लेते हुए मैं आपको पॉलिटी पोबेट से जोड़कर एक विषय पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसका नाम है आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का विचार। और फिर भारत के संघ के जो चेहरे हैं, यूनियन प्रकार का संघ, एकात्मक प्रकार का संघ, या फिर सहकारी संघ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म पर बात होती है, सौदेबाजी का संघ, और एक आदर्श पर बात की जाती है जिसका नाम है जैविक संघ। तो हम अलग अलग संघ के रूपों पर बात करेंगे, जहां केंद्र राज्य संबंधों पर भी आरंभिक चर्चा हो सकेगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, जो है डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन वी कैन डिवाइड द डेमोक्रेसी इनटू फेडरल एंड यूनिटरी। लोकतांत्रिक प्रणाली में केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर यदि हम लोकतंत्र को संघात्मक और एकात्मक में बांटते हैं, तो फिर इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इसके गुण क्या होंगे और इसके दोष क्या होंगे। ऐसा माना जाता है कि संघात्मक शासन, फेडरल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है जहां पर हम एक से अधिक स्तरों पर शासन देखते हैं। यह गवर्नेंस एट मोर देन वन लेवल। दूसरे शब्दों में कहें तो संघात्मक शासन में हमारे पास कम से कम दोहरी शासन व्यवस्था
जरूर होती है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जहां शीर्ष पर केंद्र होता है और नीचे हम जिसको कहते हैं प्रोविंस कह लें, कैंटन कह लें, गणराज्य कह लें, राज्य कह लें, दूसरे स्तर पर प्रोविंस, स्टेट, कैंटन, रिपब्लिक के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में इन्हें स्टेट्स कहते हैं, भारत में इन्हें प्रोविंस कहते हैं, स्विट्जरलैंड में इन्हें कैंटन कहते हैं और फ्रांस में इन्हें रिपब्लिक्स कहते हैं। सरल भाषा में हमारे पास दोहरी शासन व्यवस्था या दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। ये 3 स्तरीय भी हो सकती है, जैसे भारत में इसके नीचे एक और लेवल आ गया जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा गया। तो संघीय शासन वो है जहां एक से अधिक स्तरों पर शासन हो, कम से कम कितने स्तर का शासन हो, 2 स्तर का शासन हो। अब इन 2 स्तर के शासन की शक्तियों को कौन तय करेगा? तो कहा गया कि भाई इसके बाद इसमें होना चाहिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनके पास होना चाहिए कैसा संविधान? लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक है, यही संविधान सारी शक्तियों का स्रोत होना चाहिए, सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स, और इसी से शक्तियों का वितरण किया जाना चाहिए। इतना क्लियर है? तो पहला हिस्सा 2 लेवल की गवर्नमेंट से जोड़ दीजिए, दूसरा हिस्सा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन which is the source of all the powers, and constitution gives the power to both center and states. ये दूसरा हिस्सा होगा। In the third part you will see कि ये जो constitution है जिससे division of power हो रहा है, ये constitution rigid होगा, यानी division of power को बदलना कठिन होगा और केंद्र राज्य की सहमति से ही इसको बदला जा सकेगा। यानी you cannot change the system of division of power very easily. If you want to change it, you have to amend the constitution, and amendment of constitution won't be that easy. तो इसका मतलब ये होगा कि संविधान से शक्तियां मिलेंगी और शक्तियों का वितरण लगभग क्या रहेगा? स्थायी रहेगा, तब वो संघीय शासन। और इसके आगे ये कहा जाएगा कि इसके बाद भी यदि शक्तियों के वितरण को लेकर कोई विवाद होता है तो वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होगी, जो डिवीजन ऑफ पावर को सॉर्ट करेगी, जो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट करेगी। क्लियर? तो पहला सिस्टम 2 लेवल पर गवर्नेंस, दूसरा सिस्टम पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा सिस्टम चेंज ऑफ पावर इज डिफिकल्ट, चौथा सिस्टम इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जनरली फेडरल में चूंकि स्टेट्स भी हैं तो यहां पर ड्यूअल लेजिस्लेटिव यानी बाई कैमरलिज्म यानी दोहरी विधायिका का प्रस्ताव होगा। तो इनको आप छोटा छोटा करके इकट्ठा कर ले तो यही संघवाद की या संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं होंगी जिसको हम बता सकते हैं। क्लियर? दोहरी सरकार, संविधान शक्तियों का स्रोत, संविधान सर्वोच्च, संविधान से वितरण को बदलना कठिन, स्वतंत्र न्यायपालिका और दोहरी विधायिका। इस तरीके की प्रणाली पर काम करने वाले देश संघात्मक शासन प्रणाली के देश कहलाते हैं। इनका उदय कैसे हुआ? तो फिर कहानी वही है कि जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हो रहा था, अमेरिकी क्रांति के बाद 1775 से 1883 के बीच अमेरिकी क्रांति होती है और 1786 में अमेरिका के संविधान का निर्माण होता है। 1786 में थॉमस जेफरसन उसके निर्माता माने जाते हैं। तो जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हो रहा था तो यह तय किया गया कि हमें ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न एक प्रणाली दुनिया को देनी है। पहली बात तो ये थी, दे वांटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सिस्टम्स, दे वांट टू क्रिएट एन आइडियल सिस्टम। दूसरी बात उनकी ये थी कि ब्रिटेन की छोटा देश था, यूनिक देश था, सजातीय देश था, मोनोटोनस कंट्री थी, जबकि अमेरिका में उस समय भी मल्टी इथनिक आइडेंटिटी दिखती थी। तो बड़े देश के लिए, डाइवर्स देश के लिए जरूरी था कि एक अलग सिस्टम आए। तो एक, ब्रिटेन से अलग दिखने के लिए, और 2, अपनी ज्योग्राफिकल और अपनी
सोशियो कल्चरल विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये तय किया कि हम यूनिटरी नहीं किसकी तरफ जाएंगे, फेडरल की तरफ जाएंगे। और इसलिए फेडरल का रिप्रेजेंटेटिव बना अमेरिका, और फिर अमेरिका को फॉलो करते हुए देयर आर अदर कंट्रीज जिन्होंने फेडरल सिस्टम को अपनाया, और उसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इंडिया, इन देशों के नाम विशेष तौर पर आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ब्राजील, रशिया। आप देखिए बड़े देश ज्यादातर अपना रहे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड छोटा देश है तो भी उसने इस प्रणाली को अपनाया क्योंकि वो ऑटोनॉमी में विश्वास रखता है। तो माना यह जाता है कि फेडरल सिस्टम उन देशों में ज्यादा लागू होता है जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को भरोसे में रखा जाता है, यानी फेडरलिज्म के केंद्र में है विकेंद्रीकरण। ये ध्यान रखेंगे। अब इसके उलट एकात्मक में चलते हैं, ठीक है। एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत हम एकल स्तर पर केंद्रीय शासन को देखते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम वन लेवल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वन लेवल, ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसे राष्ट्रीय सरकार कहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट। क्लियर? यहां पर केंद्र के पास सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। अब यदि कोई रीजनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है भी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं लेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ किसको देगा, केंद्र को। दे विल टेक पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? और इसीलिए यहां पर एकल शासन प्रणाली है, जहां पर यदि प्रांत राज्य हैं भी तो वो स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इवन इफ दे हैव प्रोविंसेस, दे आर नॉट ऑटोनॉमस, दे आर सबऑर्डिनेट टू सेंटर। वो केंद्र के अनुषंगी हैं, केंद्र के अधीन हैं, क्योंकि वो केंद्र से क्या लेते हैं, पावर से। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्पेन में, इन देशों में जहां पर यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम वाले देशों में हम ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, स्पेन, चीन, इटली, बेल्जियम, इनको रखते हैं। सबसे कठोर केंद्रीकरण दिखता है फ्रांस में और ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में प्रांत या राज्य नहीं है, लेकिन ये प्रांत या राज्य संविधान से शक्ति नहीं ले रहे हैं, ये केंद्र से शक्ति ले रहे हैं। और संविधान सिर्फ किसको शक्ति दे रहा है, केंद्र को शक्ति। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां लिखित संविधान है, यहां पर भी संविधान हो सकता है, लेकिन वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी। जैसे ब्रिटेन में कैसा संविधान है, अनरिटन। तो पहला अंतर, यहां पर एक स्तर, एक से अधिक स्तर होते हैं, यहां पर सिर्फ एक स्तर होता है। दूसरा अंतर, यहां पर लिखित संविधान होता है, वहां लिखित अलिखित दोनों तरीके का संविधान हो सकता है। तीसरा अंतर, यहां शक्तियों का वितरण होता है, यहां शक्तियों का कोई वितरण नहीं होता है। राज्य किससे शक्तियां पाते हैं, केंद्र से। यहां संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम है, ठीक है। नॉर्मली हम मानते हैं कि यहां पर भी संविधान सर्वोच्च होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां संविधान को सर्वोच्च स्थिति नहीं दी गई है, जैसे ब्रिटेन हो, जापान हो, तो उस पर बात अलग से हो सकती है। फिर अब अगली बात, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कठोर है क्योंकि शक्तियों का वितरण नहीं। यहां संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है, मतलब यहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दिखती है। संविधान हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, संविधान रिटन भी हो सकता है, संविधान अनरिटन भी हो सकता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है। तो आप चाहें तो तुलना करते समय जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है वाली बात, या लिबरल है वाली बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सदन है, यहाँ 2 सदन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में तो है 2 हाउस, लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो। तो यदि यहाँ 2 सदन होते भी हैं
तो दूसरा सदन राज्य के लिए हो जरूरी नहीं है। जैसे इंग्लैंड में दूसरा सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां के प्रांतों का प्रतिनिधि नहीं है, वहां के इलाइट क्लास का प्रतिनिधि है, लॉर्ड्स का प्रतिनिधि है। तो यदि यहाँ दूसरा सदन है भी तो उसका उद्देश्य प्रांतों को प्रतिनिधित्व देना नहीं, कुछ और उद्देश्य भी हो सकता है। आपको इस ढंग से याद रखना है। लेकिन मेजर अंतर यहीं पर है कि एक स्तर पर शासन हो तो संघ है, एक से अधिक केंद्र है, एक से अधिक पर हो तो संघ है, इतना है। संविधान से शक्तियां बटे तो संघ है, संविधान सिर्फ एक को शक्ति दे तो क्या है, केंद्र। ठीक है। स्वतंत्र रूप से दोनों काम करें तो संघ है, केंद्र के अधीन काम करें तो क्या है, एकात्मक। इस तरीके से इन दोनों को बांटा गया है, संघात्मक और एकात्मक। और संघात्मक के उदाहरण के तौर पर हमने किसको लिया है, हमने लिया है अमेरिका को, कनाडा को, ब्राजील को, रशिया को, इंडिया को। और एकात्मक के उदाहरण के तौर पर हमने लिया है ब्रिटेन को, फ्रांस को, स्पेन को, बेल्जियम को, इटली को, इन देशों उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली यदि अपनाई जाती है, फेडरल सिस्टम यदि अपनाया जाता है, तो उससे लाभ क्या होंगे? पहला, उससे विकेंद्रीकरण के लाभ होंगे। और विकेंद्रीकरण अपने आप में एक टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो पावर का डाइल्यूजन होगा, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण होगा तो स्थानीय विचारों, लोकल थॉट्स, ठीक, स्थानीय मांगों, स्थानीय संसाधनों, स्थानीय नेतृत्व, लोकल आइडियाज, लोकल डिमांड, लोकल रिसोर्सेज, लोकल लीडरशिप के साथ स्थानीय विकास को महत्व मिलेगा। लोकल आइडियाज, लोकल डिमांड, लोकल रिसोर्सेज, लोकल लीडरशिप, लोकल डेवलपमेंट, ये चीजें आगे बढ़ेंगी। क्लियर है? यानी यदि केंद्र राज्य नहीं होते तो छत्तीसगढ़ दिल्ली से चल रहा होता है, दिल्ली की प्रायोरिटी गुजरात होता तो छत्तीसगढ़ का क्या होता? तीसरी चीज ये होती है कि संघात्मक शासन प्रणाली में जो डाइवर्स कल्चर होते हैं, भाई सबकी अपनी संस्कृति है, उसको संरक्षित करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा की रक्षा करेगी, भारत की सरकार हो सकता है ना करे, वो हिंदी को थोप दे। या आप साउथ के राज्यों के संदर्भ में देख लें तो ये कहा जाता है कि जिन देशों में विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, धर्म की, जाति की, भाषा की, नस्ल की, उस विविधता को स्वर देने का काम संघात्मक शासन प्रणाली करती है। तो डाइवर्सिटी, लोकल डिमांड्स, डिसेंट्रलाइजेशन। यह भी कहा जाता है कि संघात्मक शासन प्रणाली से डिवीजन ऑफ पावर होने से एक तरफ तो स्पेशलाइजेशन होता है, दूसरी तरफ केंद्र पर वर्कलोड कम हो जाता है कि लोकल मामले वो देख लेंगे, सेंट्रल मामले आप देख लो। ठीक, तो नेशनल इंपॉर्टेंस और रीजनल इंपॉर्टेंस के बीच डिवीजन, राष्ट्रीय महत्व के विषय और क्षेत्रीय महत्व के विषय, इनके बीच विभाजन को देखा जा सकता है। द इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द इश्यूज ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस, इनको देखा जा सकता है। तो ये भी एक फायदे के तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व को संघ देखेगा, क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों को राज्य देखेगा। ये भी कहा जाता है कि इस प्रणाली में जब हम ऊपर से दबाव नहीं डालते तो क्षेत्रीय भावनाओं को मौका मिलता है। तो ये प्रणाली एक तरीके से दबाव मुक्त शासन प्रणाली है, इसीलिए देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहती है। हालांकि लोग संघीय शासन में ये भी कहते हैं कि नहीं भाई, इससे ये संभव है कि देश की एकता अखंडता पर क्या हो, नुकसान हो। या इससे ये कह सकते हैं कि ये वो प्रणाली है जिसमें हम स्वायत्तता, ऑटोनोमी, स्वायत्तता मतलब मेरे को अलग होना है, और एकता के बीच संतुलन को लाते हैं कि थोड़ी यूनिटी भी बनी रहे और थोड़ी ऑटोनोमी भी बनी रहे। यूनिटी इंटीग्रिटी मत लिखिए, ये लिखिए यूनिटी ऑटोनोमी के बीच बैलेंस को लाया जा सकता है। ठीक है। यह भी कहा जाता है कि आप इस प्रणाली में किसी चीज को ट्रायल एंड एरर से आगे बढ़ा सकते हैं। रूल ऑफ थंब से आप किसी भी प्रणाली को किसी प्रांत स्तर पर कोई प्रयोग कीजिए और उसके बाद उसको कहां लगाइए, नेशनल लेवल पर लगाइए। तो दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई
स्ट्रैटेजीज फ्रॉम लोकल लेवल टू नेशनल लेवल, इसको हम एक अप्रोच की तरह देखते हैं। जब हम बड़े से नीचे की ओर आते हैं तो डिडक्टिव कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इंडक्टिव कहते हैं। आगमनात्मक विधि के साथ आप नए प्रयोग कर सकते हैं, इंडक्टिव मेथड के साथ आप नए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके फायदे जो हो जाएंगे वो एकात्मक के क्या हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। यदि हम संघात्मक के फायदों को लें तो संघात्मक के फायदे एकात्मक के नुकसान हैं। एकात्मक का दोष यदि पूछे आपसे, इसके पॉजिटिव देखे थे हमने, ठीक है, तो इसके पॉजिटिव है विकेंद्रीकरण, क्लियर है, ये इसके बेनिफिट्स में ये वाली चीजें हैं। तो आप कहेंगे कि एकात्मक में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो एकात्मक में क्या नहीं हो पाएगा, विकेंद्रीकरण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, यानी सत्ता का क्या नजर आएगा, केंद्रण नजर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। दूसरा, लोकल डिमांड वैल्यूज लीडरशिप, इनको मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। ये सब नेगेटिव हैं इसके एकात्मक। तो सत्ता का कठोर केंद्रीकरण होगा, लोग दबाव महसूस करेंगे, लोकल भावनाओं को स्वर नहीं मिलेगा, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, केंद्र की तानाशाही हो सकती है जिसमें पक्षपात भी हो सकता है, वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाए, ठीक है ना। तो सेंट्रल कैन डू पार्शियलिटी ड्यूरिंग द गवर्नेंस, ये कहा जा सकता है। ठीक, सबसे बड़ी दिक्कत कही जाती है एकात्मक की प्रशासनिक दूरी, शासन और जनता के बीच दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, दिल्ली से सब हो रहा है तो केरल का आदमी, छत्तीसगढ़ का आदमी, नॉर्थ ईस्ट का आदमी कैसे जुड़ेगा, तो शासन और जनता के बीच, सरकार और व्यक्तियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने से आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल डिमांड्स हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो जिसको हम बोलते हैं ना एसी गवर्नमेंट, पैराशूट गवर्नमेंट, हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट, एरोप्लेन गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली से बैठकर पैराशूट से किसी को भेज दिया, हेलीकॉप्टर से जायजा ले लिया। तो हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट, पैराशूट गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट काम करती हैं जिनको लोकल कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। ये भी कहा जाता है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जब सरकार दिल्ली में व्यस्त रहती है तो यहाँ के अधिकारी मस्त रहते हैं, तो अधिकारी तंत्र का शोषण बढ़ जाता है एकात्मक प्रणाली में, ऐसा कहा जाता है। इसलिए एकात्मक प्रणाली में फिर आगे चलकर असंतोष की स्थितियां नजर आती हैं, जहां पर धीरे धीरे विरोध करते हुए स्थानीय लोग विद्रोह करते हैं, यानी बाहर आने की कोशिश करते हैं। यानी एकात्मक प्रणाली यदि बड़ी जगह पर लागू की जाए, यूनिटरी सिस्टम जैसे चीन में लागू है, तो चीन के कई प्रांत उससे अलग होने की इच्छा रखते हैं, जैसे तिब्बत है, जैसे जियांग है। तो एकात्मक प्रणाली बड़े क्षेत्र में लागू की जाए तो इससे विद्रोह की स्थितियां पैदा हो सकती। क्लियर? अब हमने बात की पॉजिटिव की संघात्मक के, जो इसके नेगेटिव हो गए। अब यदि हम संघात्मक के नेगेटिव्स की बात करें कि भाई संघात्मक शासन प्रणाली में दिक्कत क्या है, तो संघात्मक शासन प्रणाली यदि छोटी जगह पर ही लागू कर दी जाए तो ये व्यय साध्य है, ये विवादों को जन्म देती है। केंद्र राज्य के बीच विवाद ज्यादा होंगे क्योंकि भाई दो सरकारें होंगी, तो ठीक है ना। यहां कोऑर्डिनेशन की समस्या नजर आती है। इतनी राज्य सरकारें हैं, केंद्र राज्य, राज्य, इनके बीच समन्वय करना बहुत आसान नहीं होता, तो इसको भी नेगेटिव के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक, फिर ये कहा जाता है कि यदि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जा रहा है, फेडरल सिस्टम को अपनाया जा रहा है, तो स्वायत्तता का दुरुपयोग कर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। मतलब स्वायत्त प्रांत कल को ये भी बोल सकता है कि मेरे को अब अलग देश ही बन जाना है। नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में हमने इन स्थितियों को देखा, तो यहाँ एकता अखंडता की स्थितियां भी कई बार संकट का कारण बन सकती है। ठीक है,
सबसे बड़ी दिक्कत संघात्मक में होती है विपरीत दलीय सरकार पर। यदि केंद्र में अलग दल और राज्य में अलग दल की सरकार है तो फिर उनके बीच का सहयोग बाधित होता है, देश का शासन बाधित होता है। आपस में कई चीजों को लेकर वो आपस में लड़ाई करते नजर आते हैं, आपस में विरोध करते नजर आते हैं, तो ये संकट नजर आता है। ठीक है, तो इन सबको यदि हम इकट्ठा करें और एकात्मक के फायदों में लेकर आए तो एकात्मक का फायदा यह है कि एकात्मक में व्यय सीमित रहेगा, एक लेवल पर गवर्नमेंट है। ठीक, केंद्र राज्य के बीच विवाद नहीं होंगे, निर्णय तेजी से होंगे क्योंकि आपको सबसे पूछना नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग आप ये कह सकते हैं कि बहुत फास्ट होगी, इस ढंग से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देश की एकता अखंडता मजबूत रहेगी क्योंकि किसी को मौका ही नहीं है अलग होने का। ठीक, और पूरे देश में आप ये कह सकते हैं एक रूप तरीके से शासन चलेगा, सिमिलर गवर्नमेंट होगी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरे दल की सरकार है तो मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो समरूप व्यवहार, एक रूप व्यवहार, यूनिफॉर्म बिहेवियर, यूनिफॉर्म गवर्नेंस की स्थितियां हैं। तो इस तरीके से आप संघात्मक एकात्मक के गुण, दोष और विशेषताओं के आधार पर उनका अध्ययन कर सकते हैं। मैंने फिर से कहा, ये सिर्फ लोकतंत्र में जैसा आपको तुलनात्मक सिलेबस में दिया है वो बताया मैंने। संघवाद क्या होता है, संघवाद के स्वरूप क्या होते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म क्या होता है, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म जिनको हम कहते हैं, फेडरलिज्म के निर्माण के तरीके क्या होते हैं, भारत में फेडरलिज्म के अलग अलग चेहरे कौन से हैं और उनसे जुड़े सेंटर स्टेट रिलेशन का विचार क्या है, ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम अलग से देखें। तो इस प्रकार हमने एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणालियों के बारे में पढ़ा। वी हैव स्टडीड यूनिटरी एंड फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। जहाँ तक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात है, वो इस समय जो बड़े आकार के देश हैं या एथनिकली डाइवर्स देश हैं, यानी जो साइज़ में बड़े हैं या जहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, जहाँ रीजनल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्षेत्रीय अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन जगहों पर हम ये देखते हैं कि संघीय देशों को या संघीय शासन प्रणालियों को देखा जा सकता है। तो एकात्मक के सबसे प्रोमिनेंट उदाहरणों में आपका फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, इटली आएगा, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेविया के जो देश होते हैं वो आते हैं। जबकि फेडरल के प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो अमेरिका आता है, अमेरिका के बाद कनाडा बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, प्रभावी उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, रूस है, ब्राज़ील है। तो आप देखिए जितने बड़े देश हैं, जैसे सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया के जो टॉप 5, 6, 7 नेशंस हैं, उन सभी में हम फेडरल सिस्टम को देखते हैं। तो निश्चित तौर पर मन में विचार आता है कि ये जो सिस्टम है फेडरलिज्म, संघ या संघवाद, इसका उदय किस प्रकार हुआ। तो अब हम इसी विचार पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आइडिया ऑफ फेडरलिज्म या संघवाद का विचार, और फिर उसको आगे ले जाकर हम ये देखेंगे कि कैसे ये आइडिया ऑफ फेडरलिज्म भारत में रिफ्लेक्ट होता है, संघवाद का विचार भारत में किस तरीके से नज़र आता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड आइडिया ऑफ फेडरलिज्म या संघवाद का विचार। आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का विचार, इसके अंतर्गत हम इसका शाब्दिक और तकनीकी अर्थ देखेंगे, फिर हम इसके उदय और विकास पर विचार करेंगे, फिर हम ध्यान देंगे संघवाद के विभिन्न स्वरूपों पर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, और फिर हम चर्चा करेंगे
इंडियन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। ये 4 हिस्से हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। तो यदि हम शुरुआत करें संघवाद शब्द से, तो इसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं और इसका जन्म हुआ है लैटिन शब्द फोएडस, और लैटिन शब्द फोएडस का मतलब है संधि या समझौता। तो ऐसा कहा जा सकता है कि संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, फेडरलिज्म इज अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच कम्स विद द एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, विच कम्स एज अ कॉम्प्रोमाइज अमंग स्टेट्स। संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जो राज्यों के बीच संधि से, राज्यों के बीच सहमति से, राज्यों के बीच समझौते से जन्म लेती है, जहां राज्य इकाइयां आपस में इस बात पर सहमत होती हैं कि हम मिलजुल कर शासन करेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां ये कहकर सहमत होती हैं कि हम मिलजुल कर शासन करेंगे, अपने महत्वपूर्ण विषयों को जो सबके लिए कॉमन हैं केंद्र को दे देंगे, लेकिन उन विषयों को जो क्षेत्रीय अपेक्षाओं को रखते हैं, डाइवर्सिटी को रखते हैं, उनको अपने पास रखेंगे। तो ऐसा कहा गया कि वो विषय जिसमें पूरे देश में एक रूपता ज़रूरी है, यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है, वो केंद्र को मिल जाएंगे, और वो विषय जिसमें क्षेत्रीय अपेक्षाओं का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें विविधता ज़रूरी है, डाइवर्सिटी ज़रूरी है, वो राज्यों के पास रहेंगे। और इस समझौते के साथ जब राज्य एक साथ आएंगे तो उसे ही संघवाद कहा जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि फेडरलिज्म क्या है, तो आप कहेंगे कि फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम, या फेडरलिज्म इज़ एन आइडिया ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट। संघवाद राज्यों के बीच समझौते का एक विचार है, और ये वह विचार है जिसमें राज्य सहभागी शासन के लिए एक साथ आते हैं, वेयर स्टेट कम्स टुगेदर फॉर कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलजुल कर एक साथ काम करने के लिए आगे आते हैं, उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक, तकनीकी अर्थों में जब फेडरलिज्म की परिभाषा करने की बात की गई तो ये कहा गया दैट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इमर्जेस इन अमेरिका, यूएसए। इन 1887 फिलाडेल्फिया जब अमेरिका का नया संविधान बन रहा था, when the new constitution was of America was emerging, तो वहां पर ये तय किया गया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो ब्रिटिश प्रणाली से अलग हो, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश या ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में वो अभी तक थे। So when Americans decided that they will have a separate administrative system from the British pattern, so they decided 2 things. One, हम पार्लियामेंट्री यानी संसदीय की जगह प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षात्मक की तरफ जाएंगे, और दूसरी चीज उन्होंने कही कि हम यूनिटरी यानी एकात्मक की बजाय फेडरल यानी संघात्मक की तरफ जाएंगे। और इन 2 आधारों पर, इन 2 विचारों पर अमेरिका ने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को तैयार किया और कहा दैट वील हैव अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश। अब जब उन्होंने ये तय कर लिया तो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल आया, इसको हम जानते हैं, लेकिन यहीं एकात्मक से संघात्मक भी आया। तो लोगों ने पूछा कि भाई व्हाई यू वांट टू डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आप पृथक प्रशासनिक प्रणाली से क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उस प्रणाली के साथ जिंदा रहते हैं या आगे बढ़ते हैं जिसको आप ऑलरेडी पहले से अपना रहे थे, क्योंकि कॉलोनियल रूल में एक तरीके से तो सिस्टम था एकात्मक सेंट्रलाइज तरीके से चलने का। तो बहुत सारे लॉजिक सामने आए जो फेडरल सिस्टम को
रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बड़े आकार के देशों में, विद द कंट्रीज विथ लार्ज साइज, ये हमने बात की भी है कि फेडरल के फायदे क्या हैं, ये प्रणाली उचित रहेगी। उन्होंने कहा कि डाइवर्स एथनिक रिप्रेजेंटेशन वाले देशों में, अमेरिका में भी ब्लैक एंड वाइट्स, बहुत सारे धर्म जाति समूहों के लोग दिखते हैं, और अमेरिका कॉस्मो कल्चर को जीता है जहाँ बहुत सारे देशों के लोग या राष्ट्रीय पहचानों के लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा डाइवर्स आइडेंटिटीज़ को स्वर देने के लिए ज़रूरी है कि हम फेडरल की तरफ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि हम फेडरल की तरफ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि रीजनलिज्म ज़्यादा ना बढ़े और क्षेत्रीय अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए, रीजनल एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाए, तो फेडरलिज्म ज़रूरी है। और आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, मतलब कोई क्षेत्र आगे, संतुलित क्षेत्रीय विकास, कोई एक क्षेत्र अगड़ा कोई पिछड़ा ना हो जाए, इसके लिए भी रीजनलिज्म ज़रूरी है ताकि डिफरेंशिएट ना किया जा सके, सभी का बराबरी से ध्यान दिया जा सके। ठीक, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, यदि लोकल स्किल्स को यूज़ करना है तो फेडरल सिस्टम ज़रूरी है। यदि आपको ग्राउंड लेवल प्लानिंग से जुड़ना है तो फेडरल सिस्टम ज़रूरी है, क्षेत्रीय स्तर की जो योजनाएं होती हैं। यदि आपको लोकल लीडरशिप को डेवलप करना है तो फेडरल सिस्टम ज़रूरी है। तो फेडरल सिस्टम के वो सारे फ़ायदे बताए जा सकते हैं जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के फ़ायदे कहते हैं। तो अमेरिका ने फेडरल सिस्टम क्यों लाया, इसकी सरल व्याख्या ये हो सकती है कि अमेरिका ब्रिटेन से अलग पहचान बनाना चाहता है। पर मुझे लगता है कि कोई भी देश जो इतने बड़े स्तर पर खड़ा किया जा रहा है वो इस इगोइस्टिक पर्सपेक्टिव पर खड़ा नहीं होगा कि आई एम मेकिंग दिस सिस्टम जस्ट बिकॉज आई वांट टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। उसने अपनी ज़रूरतों को समझा था अमेरिका ने, और अमेरिका ने अपनी ज़रूरतों को समझते हुए एक प्रणाली को जन्म दिया जिसे फेडरल प्रणाली कहा गया या फेडरल सिस्टम कहा गया। और इस तरीके से संघवाद के विचार का जन्म अमेरिका में हुआ। और जब ये विचार अमेरिका में उभरा तो ये कहा गया कि संघवाद के अंतर्गत मूल रूप से कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखा जाएगा, कुछ बातों को केंद्र में रखा जाएगा। ठीक, तो उदय और विकास से ही संघवाद की विशेषताओं का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि संघवाद में सबसे पहली चीज 2 स्तरों पर शासन होगा। देयर विल बी गवर्नमेंट एट 2 levels, 2 level ऑफ गवर्नमेंट। तो एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। अब भारत में 3 लेवल हो गए हैं, स्थानीय सरकार भी। तो हमारा संघवाद कितने टीयर का मान लिया जाता है? 3 टीयर। तो कम से कम कितने स्तर पर शासन होगा? 2 स्तर पर शासन होगा। दूसरा, इनमें से कोई भी स्तर सर्वोच्च नहीं होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। और संविधान सर्वोच्च होकर संविधान के द्वारा दोनों स्तरों पर शक्तियों का वितरण किया जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो फिर से कह रहा हूं, देयर विल बी गवर्नमेंट एट 2 level. None of the government will be supreme, but the constitution will be supreme, and because constitution is going to delegate power to these 2 levels. संविधान शक्तियों का सर्वोच्च होगा, संविधान शक्तियों का स्रोत होगा, और संविधान से ही शक्तियों का वितरण होगा। अब इस वितरण में यदि कोई संकट आ जाता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय या स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा इन शक्ति वितरण की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। दैट देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 5वीं चीज उन्होंने ये भी कही कि यहां पर बाइकैमरलिज्म होगा, दोहरी विधायिका होगी, जिसमें
जो अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस, वो राज्यों का प्रतिनिधि होगा। इसीलिए अमेरिका में इसे हाउस ऑफ स्टेट जो होता है उसे सीनेट कहा जाता है, भारत में इसे राज्यसभा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा एक स्वतंत्र, या आप क्या कहेंगे, एक प्रतिनिधित्व राज्यों का केंद्र में होगा सदन के माध्यम से, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एट सेंटर विल बी इन द अपर हाउस। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी विशेषता कही जहां भारत का संग अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो अपर हाउस होगा इसमें राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की 5 सीट हुई और आपके उत्तर प्रदेश की 30-31 हो गई। उन्होंने कहा हर राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा उसको संघ में बराबर का दर्जा दिया जाएगा, यानी केंद्र राज्य की शक्तियां बराबर रखने की बात है। उन्होंने कहा कि राज्यों का अपना संविधान होगा, पृथक संविधान, राज्यों की अपनी न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र जुडिशरी, यानी राज्यों का अपना लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो उन्होंने कहा ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ड्यूअल जुडिशरी होगी, ड्यूअल सिटीजनशिप होगी, दोहरी न्यायपालिका भी होगी। दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, ये तीनों चीजें याद रखिए। और इनके अलावा हमने कहा दोहरी विधायिका में, अपर हाउस में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन, और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बराबर होगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग संस्थाएं होंगी, चाहे वो चुनाव करवाने के लिए हों, चाहे वो ऑडिट करने के लिए हों। जैसे हमारे यहाँ केंद्र की ही राज्य में संस्थाएं काम करने लगती हैं। केंद्र का चुनाव आयोग राज्य के चुनाव करवा लेता है, केंद्र का CAG राज्यों का ऑडिट कर लेता है। सो दे विल हैव सेपरेट इंस्टीट्यूशंस फॉर द वर्क। जब इन सारी बातों को एक साथ लाया गया तो ये कहा गया कि ये फेडरलिज्म का विचार होगा। दिस विल बी द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। जब ये आइडिया ऑफ फेडरलिज्म अमेरिका का दूसरे देशों में फैला, दूसरे देशों में गया, तो ये कहा गया कि आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इज नाइदर एन एकेडमिक कॉन्सेप्ट नॉर एन इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब अमेरिका में ये विचार आ गया तो दुनिया भर के विद्वानों ने कहा कि देखो भाई, ये जो संघवाद का विचार है ना, ये विचार ना तो कोई बौद्धिक विचार है कि विद्वानों ने सोच के निकाला, और ना ही कोई संस्थागत विचार है कि पहले से इंस्टीट्यूशन था उससे निकला। ये तो एक सिचुएशनल पारिस्थितिक विचार है। अमेरिका ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक शासन प्रणाली को बनाया है जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो क्या जरूरी है कि दूसरे देश जब इसे अपनाएं तो उसी रूप में अपनाएं जैसे अमेरिका ने अपनाया है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इफ फेडरलिज्म इज अ सिचुएशनल concept, it should be or it must be modified with the situations of different countries. And in that case, the idea of federalism which is present in America must not be applied to the other countries also. यदि संघवाद एक पारिस्थितिक विचार है तो अन्य देश इसे अमेरिका के रूप में अपनाएं, ये जरूरी नहीं है। अन्य देश इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका या अमेरिका के विद्वानों को यह कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि बिकॉज योर फेडरलिज्म इज नॉट क्वालिफाइंग आवर क्राइटेरिया, यू आर नॉट फेडरल। दूसरे देश ये कहेंगे तुम तुम्हारी जरूरत के हिसाब से फेडरल हो और हम हमारी जरूरत के हिसाब से फेडरल हैं। सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग और सेइंग दैट इफ यू आर नॉट ऑन द पैटर्न ऑफ अमेरिका, यू आर नॉट फेडरल।
और इसी क्रम में दुनिया के देशों ने फ्रॉम कनाडा टू इंडिया अपने अपने तरीकों से फेडरलिज्म के आइडिया को अपनाया। और अमेरिका के विद्वानों ने जब ये ब्लेम किया दैट यू आर नॉट फेडरल एज पर आवर क्राइटेरिया, तो उन देशों ने कहा दैट फेडरलिज्म इज नाइदर एन एकेडमिक कंसेप्ट नॉर इट्स एन इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट, इट्स अ सिचुएशनल कंसेप्ट एंड वी आर अडॉप्टिंग फेडरलिज्म एज पर आवर नीड। सो कनाडा अडॉप्टेड फेडरलिज्म in the form of unitary federal, so as the India, whereas the countries like Australia adopted it in the form of confederal, ठीक है, जिसे परिसंघ कहते हैं। और इस तरीके से दुनिया में संघवाद के 3 स्वरूपों का उदय हुआ। तो जब दुनिया के देशों ने संघवाद के विचार को संस्थागत या एकेडमिक विचार नहीं माना और ये माना कि ये जरूरतों से उपजा विचार है, तो फिर अपने अपने तरीकों से दुनिया के देश फेडरल सिस्टम को अपनाने लगे। और ये जो फेडरल सिस्टम दुनिया के देशों में दिखाई दिया, इसके 3 रूप दिखे। एक को कहा गया कन्फेडरेशन या परिसंघ, परिसंघात्मक, परिसंघीय भी कहते हैं, कन्फेडरल। दूसरा फेडरेशन यानी संघात्मक, और तीसरा क्वासी फेडरल या क्वासी फेडरलिज्म यानी अर्ध संघात्मक। अब जब आपके पास ये 3 तरीके के विचार हैं फेडरलिज्म के, तो इनको डिस्कस करने की जरूरत हुई। हमने कहा दैट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म जो अमेरिका में आया वो ये था। हालांकि अमेरिका भी जब शुरू में बना था तो वो कन्फेडरल था, लेकिन 1887 में कन्फेडरल से वो शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? फेडरल की तरफ, क्योंकि उसको लगा कि कन्फेडरल में राज्य उससे अलग हो जाएंगे, वो अपनी यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाकर नहीं रख पाएगा। सो कन्फेडरल उस सिस्टम को कहा जाता है जहां स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर। पॉइंट 1, राज्य केंद्र से ताकतवर होते हैं। पॉइंट 1। दूसरा, स्टेट्स आर इन द सिचुएशन टू मेक एग्रीमेंट, राज्य समझौतों की शर्तों को तय करते हैं कि हम इन शर्तों पर तुम्हारे साथ आएंगे और नहीं जमेगा तो निकल जाएंगे। और राज्य समझौतों की शर्तों को तय करने के साथ ये भी तय करते हैं कि वो अपनी इच्छा से संघ में रहेंगे, और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो संघ से बाहर भी जा सकते हैं। और इसीलिए कुछ विद्वान कन्फेडरेशन को कहते हैं विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ये शब्द कई जगहों पर यूज होता है। अ फेडरेशन ऑफ सेपरेटेबल स्टेट्स या अ सेपरेटेबल फेडरेशन ऑफ सेपरेटेबल स्टेट्स, यानी संघ भी टूट सकता है और उसके क्या टूट सकते हैं? राज्य भी टूट सकते हैं। या इसको ऐसा कहें कि ये अविनाशी राज्यों का कैसा है? विनाशी संघ है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि राज्य का अस्तित्व हमेशा रहेगा लेकिन संघ का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। सो मोर अप्रोप्रिएट विल बी अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, a degradable federation with non-degradable states। अब अमेरिका जब बना 1887 में, तो अमेरिका के बहुत सारे राज्य एक साथ आए और एक साथ आकर उन्होंने समझौता किया और समझौते में कहा कि भाई ये एक काम करना है, फाइनेंस का मामला है, डिफेंस का मामला है, ये सब आप रख लेना, बाकी हम अपना देख लेंगे, लेकिन जब तक मन रहेगा तब तक हम रहेंगे, वरना हम निकल लेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये अविनाशी राज्य तो हमेशा रहेंगे। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ का मतलब है कि राज्य का अस्तित्व सदैव रहेगा लेकिन संघ का अस्तित्व संकट में हो सकता है, यानी संघ कभी भी टूट सकता है। दैट इज व्हेन अमेरिका डिसाइडेड दैट दे विल शिफ्ट फ्रॉम कन्फेडरल टू फेडरल, बट स्टिल देयर आर नेशन बिहेव इन कन्फेडरल मैनर, एंड द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस is Australia।
ऑस्ट्रेलिया कन्फेडरल का ही उदाहरण है, जहां ऑस्ट्रेलिया का हर राज्य एक स्वतंत्र सरकार की तरह व्यवहार करता है। ठीक। रशिया पर जब चर्चा हुई थी वो इसी मॉडल पर होता था, और रशिया के डिसइंटीग्रेशन का कारण भी यही माना गया क्योंकि रशिया में भी कन्फेडरल स्थितियां थी। फेडरल जैसा हमने बताया, यहां कोशिश की गई कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों को बराबर कर दिया जाए, और जब राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों को बराबर हो जाएंगे तो यहां सेंटर और स्टेट समान शर्तों और समझौतों पर साथ आएंगे, और इसमें एग्जिट कठिन होगा, यानी राज्य आसानी से बाहर नहीं जा सकते। अमेरिका इसी प्रणाली को अपनाना चाहता था, और इसीलिए इसके बारे में अब कहा गया, दोनों में जुड़ गया कि यहां राज्यों को भी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, राज्यों की अपनी पहचान रहेगी। तो राज्य भी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अ फेडरेशन ऑफ नॉन डिसॉल्व या डाइल्यूटेड स्टेट विथ नॉन डाइल्यूटेड फेडरलिज्म, ऐसा कह सकते हैं। और इस प्रणाली को आइडियली रिप्रेजेंट करता है यूएसए या अमेरिका। ठीक। बट व्हेन इट कम्स टू क्वासी फेडरल, एक विद्वान है केसी वियर, इन्होंने भारत के संघ को भी क्वासी फेडरल कहा है। तो क्वासी फेडरल का प्रोमिनेंट एग्जाम्पल या पहला एग्जाम्पल बना कनाडा, क्योंकि कनाडा में यह सुनिश्चित किया गया, कनाडा में, कि केंद्र राज्यों पर हावी रहे, सेंटर डोमिनेट्स द स्टेट, यानी केंद्र की शक्तियां राज्यों की शक्तियों से ज्यादा रहेंगी। और इसी आधार पर यह कहा गया कि संविधान से भी जो डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है, शक्तियों का वितरण किया जाता है, उसमें केंद्र को ज़्यादा शक्तियां दी जाती हैं, और फिर बिहेवियरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई स्तरों पर केंद्र राज्यों पर हावी हो जाता है। अब ऐसी स्थितियों में राज्य कई बार केंद्र के अनुषंगी नजर आने लगते हैं। स्टेट सीम्स टू बी सबऑर्डिनेट टू सेंटर। वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, कानून बनाने के लिए, पैसों के लिए, प्रशासन के लिए राज्य केंद्र पर निर्भर दिखने लगते हैं, जिसे हम एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ संघ के अंतर्गत एकात्मकता के लक्षणों की बात है। तो राज्य केंद्र से बाहर तो हो ही नहीं सकते, लेकिन यदि केंद्र चाहे तो वो राज्यों के दो टुकड़े कर सकता है, या दो राज्यों को जोड़कर नया राज्य बना सकता है। और यदि ऐसा है तो ये वो संघ है जहां राज्य टूट सकते हैं, संघ नहीं टूट सकता। इसलिए ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। स्टेट्स कैन बी डाइल्यूटेड, कैन बी डिसइंटीग्रेटेड, बट फेडरेशन कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। कनाडा ने ये व्यवस्था इसीलिए बनाई क्योंकि कनाडा में बड़ा आकार था, राज्य जो थे वो छोटे छोटे आइलैंड्स में हुआ करते थे। कनाडा की अपनी ज़रूरतें थीं, और उन ज़रूरतों को देखते हुए कनाडा ने फेडरेशन का निर्माण किया। और इस तरीके से दुनिया में फेडरेशन 3 रूपों में दिखाई दिया: कन्फेडरल, फेडरल एंड क्वासी फेडरल। कन्फेडरल जहाँ पर राज्य नहीं टूट सकते, संघ टूट सकता है। क्वासी फेडरल जहाँ राज्य टूट सकते हैं, संघ नहीं टूट सकता। और फेडरल जहाँ केंद्र और राज्य की बराबर शक्तियाँ हैं। तो अब जब भारत के पास ये विकल्प था, भारत भी अमेरिका की तरह, मैंने आपको बताया अमेरिका कैसे फेडरल की ओर गया, प्रेसिडेंशियल की ओर गया। तो जब भारत का संविधान बन रहा था, या भारत के पास ये विकल्प था कि वो कौन सी प्रशासनिक प्रणाली को अपनाएगा, तो भारत ने अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को देखते हुए 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएंगे
क्योंकि हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहते हैं जो अंग्रेजों ने हमको नहीं दी, और इसलिए हमने कहा कि हमारे पास पुराना अनुभव भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करने का, तो हमने प्रेसिडेंशियल नहीं लिया अमेरिका से, क्या लिया, पार्लियामेंट्री लिया। लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा कि हम यूनिटरी नहीं फेडरल को अपनाएंगे ताकि रीजनल एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जा सके जो इस देश में वैसे भी बहुत क्या हैं, मुखर हैं। क्षेत्रीय विविधता, नरजाति विविधता, एथनिक डाइवर्सिटी को मौका दिया जा सके। अब देखिए, इंडिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपनाते समय पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाकर यूके के पास है और फेडरल सिस्टम को लाकर यूएसए के पास है, और इसलिए प्रश्न बनता है भारत की प्रशासनिक प्रणाली अमेरिका और ब्रिटेन की विशेषताओं को एक साथ धारण करती है। ये कंबाइंड को, मतलब जनरली इसको हम मिस कर देते हैं। हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री ले लिया जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से था, और अमेरिका से हमने क्या ले लिया, फेडरल ले लिया जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से था। हालांकि दोनों के अपने खतरे बने हुए थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री को लेने के बाद भारत में अनस्टेबिलिटी का खतरा था, सरकार अस्थिर हो जाएगी, बीच बीच में गिर जाएगी, और फेडरल को लेने के बाद भारत में अखंडता का खतरा था कि कहीं राज्य अलग होने की मांग ना करने लगे। और इसी अखंडता को बनाए रखने के खतरे के कारण, या भारत का विघटन ना हो जाए, डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, इस खतरे को दूर करने के कारण हमने अमेरिकन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म को नकार कर इंडियन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म की खोज शुरू की, या भारत के संघवाद के स्वरूप को सामने लाने की बात की। सो नाउ वी कम्स टू द इंडियन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। अब यहां यह देखने की जरूरत थी कि हम जो फेडरेशन बनाएंगे वो अमेरिका से अलग कैसे बनेगा। तो आप देखिए, फेडरेशन दो तरीकों से बनता है। एक को कहते हैं इंटीग्रेशन या सेंट्रीपिटल टेंडेंसी। एक प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन या सेंट्रीपिटल टेंडेंसी, हिंदी में कहेंगे एकीकरण की प्रक्रिया या अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। और दूसरे तरीके में फेडरलिज्म बनता है, ठीक, इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एकीकरण और सेंट्रीपिटल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन या विभेदीकरण, और इसको दूसरे तरफ हम क्या रखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय। अब देखिए, एकीकरण वो प्रक्रिया है जहां राज्य केंद्र की ओर आते हैं, वेयर स्टेट कम टूवर्ड सेंटर। वो स्टेट जो असुरक्षित हैं, वो स्टेट जो अविकसित हैं, वो स्टेट जो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स को मानना चाहते हैं, कुछ तुम करो कुछ हम करो, वो स्टेट्स जो सहयोग और समन्वय से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्टेट जो साझी विरासत को धारण करते हैं, कॉमन हेरिटेज, वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, अपनी प्रभुसत्ता का कुछ अंश एक नई संस्था को देते हैं। ये S1 से लेकर ये SN है मान लो, और उस संस्था का नाम क्या है, केंद्र। क्यों? क्योंकि टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, टुगेदर वी कैन डू द वंडर्स, टुगेदर विल बी पावरफुल, टुगेदर विल बी रिकॉग्नाइज्ड, सो लेट अस कम टुगेदर।
तो जब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर राज्य एक दूसरे के निकट आते हैं, राज्य एक दूसरे के साथ आते हैं और कहते हैं कि चलो मिलजुल कर एक संस्था बनाते हैं, इस तरीके से जो संघ बनता है उसे हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल टेंडेंसी, फेडरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और यही संघ यूरोपियन कॉलोनिज्म के बाद अमेरिका में बना। अमेरिका के राज्य अपनी इच्छा से साथ आए थे, अमेरिका के राज्यों ने अपनी प्रभुत्व, तो इसमें अपनी प्रभुसत्ता का एक अंश केंद्र को देकर एक व्यवस्था को प्राप्त किया जाता है। यू लूज योर सोवरेनिटी टू अटेन अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। क्लियर है? और इसीलिए इसे इंटीग्रेशन कहा गया, और यहां राज्य केंद्र की ओर आ रहे हैं, इसलिए क्या कहा गया? सेंट्रीपिटल। अब इसका उल्टा क्या होता है? एक दूसरी स्थिति होती है जहां पर एक शक्तिशाली केंद्र से राज्यों को बाहर भेजा जाता है। ठीक है? और राज्यों को बाहर क्यों भेजा जाता है? क्योंकि केंद्र जो है, यानी जो राष्ट्रराज्य जो है, जो नेशन है, वो बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को प्राप्त करना चाहता है, वो विकेंद्रीकरण के लाभों को प्राप्त करना चाहता है। तो ये दूसरी स्थिति वो होती है जहां पर केंद्र ही राज्यों का निर्माण करता है। राज्य पास आकर, राज्यों का समझौता नहीं होता है, वहां केंद्र राज्य, यहां पर ये जो फेडरेशन है ये समझौते का परिणाम है, इस शब्द को याद रखना। और ये जो फेडरेशन है ये केंद्र द्वारा निर्माण है। तो यहां केंद्र ही राज्यों को निर्मित करता है। अब जब केंद्र बना रहा है तो राज्य तय करेंगे कितनी शक्ति रहेगी या केंद्र तय करेगा? तो फिर केंद्र ही शक्तियों को प्रदान कर देता है कि भाई तुमको इतनी इतनी शक्ति रहेगी, बाकी मेरे पास रहेगी। तो केंद्र राज्यों का निर्माण कर उन्हें कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कहता है एक सिस्टम के तहत तुम और हम शासन करेंगे, क्योंकि ऐसा शासन करने से हम ग्रास रूट लेवल से जुड़ सकेंगे, हम रीजनल एक्सपेक्टेशंस को समझ सकेंगे, हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को कर सकेंगे, हम क्षेत्रीय भावनाओं को समझ सकेंगे और हम बड़े क्षेत्र में शासन कर सकेंगे, हम डाइवर्स क्षेत्र में शासन कर सकेंगे। वो सब जो फायदे होते हैं संघवाद। तो केंद्र खुद चाहता है कि मैं यहां से दबाव डालूंगा तो हो सकता है कल को एकता अखंडता में दिक्कत आ जाए, तो क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्वर देने के लिए, बड़े क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए, रिमोट एरियाज तक पहुंचने के लिए, प्रशासन आपके द्वार सुनिश्चित करने के लिए, जो हम विचार बोलते हैं, ठीक, कि आपके घर तक प्रशासन पहुंचेगा, क्षेत्रीय संसाधनों का प्रयोग करने के लिए, क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय उद्यमिता को, स्किल को स्वर देने के लिए, क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए हम केंद्र से राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये राज्य केंद्र के अनुषंगी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई यदि हम ही तुमको शक्ति देंगे तो तुम हमारे अनुषंगी लगोगे। तो यहां पर केंद्र राज्यों से राज्यों का निर्माण करने के बाद ये कहता है कि अब तुम और हम दोनों एक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकें, इसलिए हमको बाहर से संविधान द्वारा शक्तियां दी जाएंगी। क्योंकि यदि केंद्र ही राज्य को शक्तियां दे दे तो वो तो अनुषंगी हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि केंद्र राज्यों को बनाता है, तो यहां केंद्र नहीं बनाता है। बेसिकली ये निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? जो पुराना राज्य है उसके द्वारा। तो राज्य अपने अंदर से दो संस्थाएं निकाल रहा है। जैसे भारत राज्य था, ब्रिटिश राज्य था, एक केंद्र और दूसरा राज्य, और कह रहा है कि तुम दोनों को शक्तियां कौन देगा? संविधान देगा। अब ऐसी स्थिति में यहां इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट हो रहा है या डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है? डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और अंदर की तरफ आ रहे हैं या बाहर की तरफ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यह कैसा संघ है? अ फेडरेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अ फेडरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी।
और इस तरीके से संघ का निर्माण भारत में किया गया। कनाडा भी उदाहरण है, लेकिन मेनली कहां किया गया? भारत में किया गया। और भारत ने जब संघ बनाया तो भारत ने साफ किया कि भाई हम इंटीग्रेशन और समझौते से संघ नहीं बना रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन से संघ बना रहे हैं, जहां केंद्र से ही राज्य नामक इकाइयां बाहर जा रही हैं और फिर केंद्र राज्य के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण हो रहा है। तो भारत का संघ अमेरिका के संघ से अलग कैसे है, ये ऑप्शनल लेवल पर पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न आता है। मुझे लगता है कि अब आप इसका जवाब दे पाएंगे। सो इंडियन फेडरेशन डिफर्स फ्रॉम अमेरिकन फेडरेशन नॉट ओनली इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बट इन द फीचर्स ऑल्सो। तो चूंकि भारत का संघ निर्माण की प्रक्रिया में ही अमेरिका से अलग था, इसीलिए भारत का संघ अपनी विशेषताओं में भी अमेरिका से अलग हो गया। ये कंक्लूजन भी है और क्वेश्चन भी। बिकॉज इंडियन फेडरेशन इज डिफरेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन डिफर्स फ्रॉम अमेरिकन फेडरेशन ऑल्सो। और इसीलिए जब भारत का संघ बनकर सामने आया, अभी हमने संघवाद की 10 विशेषताएं देखी थी, तो हमने कहा कि भाई हम अमेरिकन संघ की 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को मानते हैं, ओके। हम कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम को मानते हैं, ओके। हम डिवीजन ऑफ पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ओके। हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी को मानते हैं, ओके। अभी 2 मिनट पहले मैंने बात की थी, ये 4 फीचर्स को हम मानते हैं, ओके। हमारे यहां भी 2 लेवल पर है, अब तो हमारे यहां 3 लेवल पर शासन है। हमारे यहां भी संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहां भी संविधान भाग 5, भाग 6 और भाग 9 में तीनों लेवल को शक्तियां प्रदान करता है। और हमारे यहां भी आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक और 214 से लेकर 237 तक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई। आप ऐसा लिख दीजिए। और इसलिए हम संघ हैं अमेरिका वाले में, ये चारों चीजें हैं। लेकिन हम अमेरिका की तरह अलग संविधान को नहीं मानते। अब तो जम्मू कश्मीर वाला भी नहीं रहा अपवाद। हम दोहरी ना, या आप सीधे बोल लीजिए, हम ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ड्यूअल सिटीजनशिप को नहीं मानते, और हम ड्यूअल जुडिशरी को नहीं मानते। ये तीनों अमेरिका में संघवाद की विशेषताएं थी। और हम अमेरिका की तरह अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को भी नहीं मानते। वहां सीनेट में 50 राज्यों की 2 सीटें होती हैं, लेकिन हमारी राज्यसभा में 250 सीटें पॉपुलेशन के हिसाब से बटी हुई है। हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। तो भारत का संघ अमेरिका के संघ के बराबर कहां है? क्वेश्चन आ गया 4 नंबर में, यहां है। भारत का संघ अमेरिका के संघ से अलग कहां है? ये 4 आंसर हो गए कि वहां 2 संविधान है, वहां 2 न्यायपालिका है, वहां 2 नागरिकता है, वहां राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है, जो भारत में नहीं है। और इसीलिए अमेरिकी विद्वान, अगला क्वेश्चन हो गया, केसी वियर ने भारत को कैसा संघ कहा? अर्ध संघ कहा। ये रटना प्री में पर्याप्त है कि किसने कहा, तो इसने कहा। लेकिन क्यों कहा? तो उसने कहा कि चूंकि इंडियन फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पूरा नहीं करता है, इसलिए पूरा संघ नहीं है, ये आधा संघ है। और जैसे ही ये आधा संघ होता है तो यहां दोहरे की जगह एकल है, और ये आधा संघ होते हुए कैसा संघ भी हो जाता है? एकात्मक, यूनिटरी फेडरल। तो अलेक्जेंड्रोविच नाम के एक अन्य विद्वान ने कहा कि भारत का संघ आधारभूत रूप से संघीय नहीं है, इट इज फंडामेंटली यूनिटरी, पार्शियली फेडरल। मतलब उन्होंने कहा भारत आधारभूत रूप से एकात्मक है, अनुषंगी रूप से संघीय है। यानी बेसिकली इट इज यूनिटरी, बट हियर एंड देयर इट मे बी फेडरल। और इस तरीके से भारत के संघ होने पर प्रश्न उठाए गए, क्वेश्चन उठाए गए। और जब ये प्रश्न उठाए गए तो जवाब 2 जगहों से आया। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से जवाब देता हूं। आंसर टू अमेरिकन ब्लेम, एक आया इंडियन
विद्वानों की तरफ से और एक आया भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। विद्वानों ने ये कहा कि भाई फेडरलिज्म ना तो कोई एकेडमिक कंसेप्ट है, ना तो कोई इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट है, ये सिचुएशनल कंसेप्ट है। हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से फेडरेशन बनाने के लिए स्वतंत्र। संघवाद ना तो विद्वानों ने बनाया विचार है, ना तो ये कोई संस्थागत प्रणाली है, ये तो परिस्थितियों से उपजा विचार है। अमेरिका ने अपनी परिस्थिति का संघ बनाया, भारत ने अपनी परिस्थिति का संघ बनाया। हमारी परिस्थिति ये थी कि हम विभाजन से गुजरे थे। हमारी परिस्थिति ये थी कि भारत विघटनकारी शक्तियां बहुत प्रबल थीं। हमारी स्थिति ये थी कि कई प्रांत अपने आप को अलग करना चाह रहे थे। ऐसे में हम अमेरिका जैसा संघ कैसे बना सकते थे, राज्यों को ज़्यादा शक्तियां कैसे दे सकते थे। तो भारत ने अपनी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को केंद्र में रखते हुए अपने फेडरेशन को आकार दिया, और इसलिए हमारा फेडरेशन अमेरिका की तरह सेंटर स्टेट बराबर का नहीं, सेंटर इज पावरफुल देन स्टेट का बना। तो यदि तुम अपनी परिस्थिति से संघ बनाते हो तो सही है, हमने अपनी परिस्थिति से संघ बनाया तो हम अर्धसंघ हो गए। ये हिपोक्रेसी कैसे चलेगी? तो इंडियन थिंकर्स मेड यूएस थिंकर्स बिलीव दैट फेडरलिज्म इज द कंसेप्ट ऑन डिमांड, सो इट इज क्रिएटेड एज पर द सिचुएशन ऑफ नेशन। तो यदि तुम्हारी परिस्थिति में तुम्हारा संघ सही था तो हमारी परिस्थिति में हमारा संघ सही है। तुम्हारे जैसे नहीं है इसलिए हम आधे संघ हैं, ऐसा कहना तुमको मुबारक, हम पूरे संघ हैं। ऐसा भारतीय विद्वानों ने कहा। भारतीय विद्वानों की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में 19, ठीक है, और कई केसेस में किया, पर ये एसआर बोम्मई केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993-94 का केस है ये। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का संघ आधारभूत रूप से संघीय है, कहीं कहीं एकात्मक है। इट इज फंडामेंटली फेडरल, ठीक, सब्सिडरली यूनिटरी, यानी मेनली फेडरल है, कहीं कहीं एकात्मक है। दैट टू एज पर अवर नीड ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। भारत का संघ आधारभूत रूप से संघीय, अनुषंगी रूप से एकात्मक है, और इसीलिए ऐसी स्थिति में भारत के संघ को अर्धसंघ कहना भारत का अपमान है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी तो इसके बाद कोई मतलब बचता ही नहीं है। और इसीलिए एसआर बोम्मई केस में ना सिर्फ ये कहा गया कि भारत आधारभूत रूप से संघीय देश है, बल्कि आगे ये भी कह दिया गया दैट फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम फंडामेंटली फेडरल हैं और यूनिटरली क्या कहेंगे, एकात्मक है, या सॉरी सब्सिडरली यूनिटरी है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि फेडरलिज्म हमारे संविधान का मूल ढांचा है। जो चीज़ हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसको लेकर दूसरे देश का विद्वान कैसे कह सकता है कि हम वो नहीं हैं, क्योंकि हमने जिसको अपना मूल ढांचा कहा है आप उस पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली ये डिसाइड हो गया दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री नो मैटर व्हाट फॉरेन थिंकर्स सेज, because our Supreme Court believes so and our Constitution consider federalism as a basic structure of the Constitution। तो भारत का संघवाद कैसे साबित हुआ, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन बनाते चलिएगा। दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश दैट वी आर अ फेडरल नेशन। वंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट वी आर अ फेडरल नेशन, एक बार जब हमने ये साबित कर दिया कि हम संघीय देश हैं, देन कम्स द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एक बार जब हमने ये साबित कर दिया कि हम आधारभूत रूप से संघीय हैं, तो फिर जैसे दुनिया में संघवाद के 3 रूप निकले थे, कन्फेडरल, फेडरल और क्वासी फेडरल, भारतीय संघ के भी नए नए रूप सामने आने लगे। एक ये यूनियन टाइप ऑफ फेडरेशन है, 2 ये
कोऑपरेटिव या सहकारी संघ है। एक है यूनियन प्रकार का संघ है, दूसरा सहकारी संघ है, तीसरा कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई ये तो एकात्मक संघ है, यूनिटरी फेडरल, वही जो अभी आरोप लगा था। कुछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये यूनिटरी फेडरल नहीं है, ये सौदेबाजी का संघ है, इट इज बार्गेनिंग फेडरेशन। बार्गेन समझते हैं। और पांचवें में किसी ने कहा नहीं ये जैविक संघ है, बायोलॉजिकल फेडरेशन। अब ये सब नाम आपने शायद ना सुने हो, लेकिन इतने तरीकों से भारत के संघ की व्याख्या विद्वानों द्वारा की जाती है, जिसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दैट दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यूनियन प्रकार के संघ का मतलब है कि भारत में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि हिंदी में इसका शब्द वही है, यूनियन को भी संघ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है इंडिया इज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। एंड वाइल डिफाइनिंग इंडिया यूनियन रादर देन फेडरेशन मीन्स टू थिंग्स। ए, अभी जो समझा था हमने, अब ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा संघ समझौते का परिणाम नहीं। फेडरेशन तब होता है, फेडरेशन शब्द यूज किया जाता है, मैंने बताया था फेडरेशन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फोइडस, और फोइडस का मतलब होता है संधि या समझौता। जब हमारे देश में संधि या समझौता हुआ ही नहीं, तो व्हाई द हेल विल यूज द वर्ड फेडरेशन, विल यूज द वर्ड यूनियन। हमने फेडरेशन नहीं बनाया, समझौता नहीं किया, हमने यूनियन बनाया राज्यों को लेकर, और इसीलिए हमने वर्ड यूज किया कि भारत राज्यों का यूनियन है, क्योंकि वो फोइडस यानी संधि या समझौते से नहीं बना है, और वहां राज्यों को विलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आप समझौता करते हैं तो आप उससे बाहर भी जा सकते हैं। सो नाइदर वी क्रिएटेड दिस बाय एग्रीमेंट नॉर द पार्टी कैन कम आउट ऑफ एग्रीमेंट। ना तो हमने संधि से इस संस्था को बनाया है, ना ही इस समझौते से कोई बाहर जा सकता है। इसीलिए किताबों में लिखा होता है भारत यूनियन है, वो हम रटते हैं क्योंकि ये समझौते का परिणाम नहीं है और यहाँ राज्यों को विलग होने का अधिकार नहीं है। और भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, मुझे लगता है अब ये 30 या 60 वर्ड में आएगा तो आप बता सकते हैं। इसलिए भारत का फेडरेशन यूनियन प्रकार का फेडरेशन, इतना क्लियर है। यूनियन के बाद भारत के संघ पर यह आरोप लगता है कि ये एकात्मक संघ है जहां केंद्र की शक्तियां राज्य पर अभिभावी हैं, ठीक, और इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, या इस आरोप में कोई गलत बात हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एकात्मक संघ उसे कहा जाता है जहां पर केंद्र की शक्तियों को राज्यों से ज्यादा रखा गया है। और भारत में एकात्मकता के लक्षण कई रूपों में दिखते हैं, जैसे भारत में अभी हमने बताया था जब ड्यूअल सिटीजनशिप होगी, जब ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, या ड्यूअल आप क्या कहेंगे जुडिशरी होगी, तो हम रियल संघ बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ड्यूअल नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, सिंगल, एक संविधान एक निजाम, बोलते हैं कि नहीं, एक न्यायपालिका और एक नागरिकता। वो भी किसके नागरिक होते हैं आप, राज्यों के या यूनियन के? यूनियन के। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडियन यूनियन। तो चूंकि भारत में क्या एकल नागरिकता है, एकल न्यायपालिका है, एकल संविधान का विचार है, इसलिए हम एकात्मक हैं। ये 3 पॉइंट हो गए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम एकात्मक इसलिए हैं क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर में जो संविधान के भाग 11, 12 और 13 में मिलता है,
जहां लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं। इसको बड़े केंद्र राज्य संबंधों में विस्तार से पढ़ते हैं। शक्तियों के वितरण में, भाई हमने कहा था संविधान शक्तियां बांटेगा, लेकिन बराबरी से थोड़ी बांटा है उसने। चाहे विधायी शक्तियों की बात हो, चाहे प्रशासनिक शक्तियों की बात हो, चाहे वित्तीय शक्तियों की बात हो, तीनों में केंद्र को राज्य पर हावी रखा गया है। आर्टिकल 248 रिसिड्यूरी पावर विल गो टू सेंटर। आर्टिकल 249 राज्यसभा के प्रस्ताव पर केंद्र राज्य पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 250 इमरजेंसी 352 लगी हो तो केंद्र राज्य पर कानून बनाएगा। आर्टिकल 252 यदि 2 या 2 से अधिक राज्य खुद कहें तो केंद्र राज्य पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 253 इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए केंद्र राज्य पर कानून, राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 254 समवर्ती सूची पर दोनों का कानून हो तो केंद्र का कानून चलेगा। आर्टिकल 255 राज्य केंद्र के कानून बनाने में बाधा नहीं बनेंगे। आपको याद है तो आप लिख दीजिएगा। तो 249 से 255 तक लगातार आप देखते हैं कि केंद्र की विधायी शक्तियां राज्यों पर हावी हैं। इसके अलावा भी जब आप देखते हैं 245-46 में जो आपकी अनुसूची 7 का वितरण है, तो केंद्र के पास कितने विषय हैं कानून बनाने के? 100। राज्य के पास कितने हैं? 61। पहले 66 थे, उसमें से भी 5 लेकर समवर्ती में डाल दिए। तो विधायी शक्तियों में केंद्र हावी हुआ। प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत भी केंद्र की प्रशासनिक संस्थाएं राज्यों पर अभिभावी नजर आती हैं। नीति आयोग को ले लीजिए, चुनाव आयोग को ले लीजिए, CAG को ले लीजिए, ये सब केंद्र की संस्थाएं हैं, राज्यों पर हावी हैं। रॉ को ले लीजिए, IB को ले लीजिए, CBI को ले लीजिए, NIA को ले लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी सारी एजेंसियां केंद्र की हैं, राज्य के पास कुछ नहीं है। फॉरेंसिक से जुड़ी एजेंसियां ले लीजिए, सब केंद्र के पास हैं। R&D ले लीजिए, ISRO ले लीजिए, बार्क ले लीजिए, अब मैं कितना नाम बताऊं आपको। तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप में भी, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस हो, तो केंद्र राज्य पर अभिभावी दिखता है। सुरक्षा एजेंसियों के मामले में केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों में जाते हैं। पुलिस जब काम नहीं कर पाती है तो CRPF आता है, BSF आता है, CISF आता है। सो इन एवरी एस्पेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस ऑल्सो सेंटर इज डोमिनेंट। एंड व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन then you can always see that lucrative taxes belong to center। जो ताकतवर कर हैं वो केंद्र के पास हैं, जो कमजोर कर हैं वो राज्य के पास है। राज्य के पास तो वैसे भी बिक्री कर के अलावा कुछ था नहीं, वो भी वैट बनाकर अब GST के द्वारा केंद्र के साथ जोड़ दिया गया। थोड़े दिन कंपनसेशन देंगे, उसके बाद राज्य को कटोरा लेके अपने सामने खड़ा करेंगे। तो ये कहा जाता है कि हर तरीके की शक्ति के वितरण में जब केंद्र अभिभावी है तो हम ये क्यों ना कहें कि भारत का संघ एकात्मक संघ है। और इससे आगे जाएं तो इमरजेंसी प्रोविजंस 252, 352, 356, 360, इन तीनों में केंद्र राज्यों पर अभिभावी हो जाता है। तो आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र राज्य पर अभिभावी है। ये वो स्थितियां हैं जहां केंद्र की शक्तियां दिखाई देती हैं। इसके बाद गवर्नर के द्वारा केंद्र राज्य पर अभिभावी है। गवर्नर को एजेंट बनाकर वो राज्यों में हस्तक्षेप करता है। ठीक, आज ही पेपर में छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के द्वारा कुछ 14 बिल रोके हुए हैं। राज्य सरकार के 4 मंत्री मिले हैं, आज की न्यूज़ है, शायद आप न्यूज़पेपर में देखिएगा। ठीक, इसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक, खाते राज्य की हैं, ड्यूटी केंद्र की बजाते हैं। तो ये एकात्मक संघ का उदाहरण है। ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से केंद्र राज्य पर अभिभावी नजर आता है। हालांकि ये संस्थाएं सोचकर बनाई गई थी कि ये सहकारी संघ को लाएंगी, लेकिन इन्होंने लेकर क्या आया? एकात्मक संघ। और इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों पर जब राज्यों ने आयोग बनाए, जैसे राजमन्नार आयोग 1969 तमिलनाडु गवर्नमेंट, उसने कहा कि नहीं, हमें ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें केंद्र के बराबर शक्तियां चाहिए। 1975 आपातकाल के बाद 2 आयोग बने। एक था अकाली दल जो था पंजाब में, उन्होंने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में ये कहा गया कि हमारा जो फेडरेशन है उसमें कम से कम राज्यों को उतनी शक्तियां तो दे दो जैसे कनाडा में देते हैं। और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बाद एक वेस्ट बंगाल सरकार का प्रपत्र भी आया जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरह कन्फेडरेशन के फॉर्म में जाने की बात की। तो राज्यों ने जब जब आयोग बनाए हैं केंद्र राज्य संबंधों पर, तो उन्होंने बार बार कहा है कि नहीं, हमें बराबर शक्तियां चाहिए। लेकिन केंद्र अपनी शक्तियां क्यों छोड़ेगा? तो केंद्र हमेशा वही लॉजिक लेकर खड़ा हो जाता है
कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, राज्य विद्रोही ना हो जाएं इसके लिए, राज्य अलग ना हो जाएं इसके लिए, राज्य स्वायत्तता के द्वीप आइलैंड्स ऑफ ऑटोनॉमी ना बन जाएं इसके लिए, राज्य अपना स्वतंत्र शासन ना चलाने लगें इसके लिए केंद्र का राज्य पर लगाम खींचना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी है, रीजनलिज्म को, कास्टिज्म को, कम्युनलिज्म को, टेररिज्म को रोकने के लिए ज़रूरी है, रिसोर्स के मोबिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, सबका साथ सबका विकास के लिए ज़रूरी है, सबके विश्वास के लिए ज़रूरी है। ऐसे सारे झूठ बोलकर जो केंद्र है वो राज्यों की क्षेत्रीय अपेक्षाओं को नकारता है और अपनी शक्तियों को बनाए रखना चाहता है। इसलिए केंद्र राज्य संबंधों पर जो केंद्र ने आयोग बनाए, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2006, सेकेंड ARC 2006, इन चारों आयोगों में कहा गया कि केंद्र का ताकतवर होना न सिर्फ उचित है बल्कि जरूरी भी है ताकि देश की यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे। और फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म को लेकर भी जब ये कह दिया कि भाई भला है बुरा है जैसा भी है हमारा वाला यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा भी है ये फेडरल है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आप और हम कौन होते हैं ये आरोप लगाने वाले कि हमारे फेडरलिज्म में केंद्र राज्यों पर अभिभावी है। तो ये सच है कि भारत के संघ में एकात्मकता के लक्षण हैं, भारत का संघ एकात्मक संघ है, लेकिन हम इसे एकात्मक ना मानकर ज़रूरतों के हिसाब से संघात्मक कहते हैं। वी डोंट कंसीडर इट यूनिटरी, वी कंसीडर इट फेडरल एज पर आवर नीड, जैसा कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था। तो ये भारत के 2 फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म पर हमने चर्चा कर ली, एक यूनियन प्रकार का फेडरल और दूसरा यूनिटरी प्रकार का फेडरल, दोनों में मूल भाव वही था। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 बच जाते हैं ये अपने आप में एक दूसरे से कोरिलेटेड नजर आते हैं। कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, जैविक। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का व्यवहारिक आदर्श है, सैद्धांतिक आदर्श नहीं है। मैं कह रहा हूं कैसा आदर्श है, बिहेवियरल आइडियल है, जो हमको बताता है कि फेडरलिज्म सिर्फ डिवीजन ऑफ पावर नहीं है केंद्र और राज्य के बीच, ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का नाम है। संघवाद का अर्थ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं, सहयोग और समन्वय है। जब ये दोनों इकाइयां एक साथ राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के विकास के कार्य से जुड़ती हैं तो हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काम कर रहा है, सहकारी संघवाद काम कर रहा है। तो सहकारी संघवाद का व्यवहारिक आदर्श है जहां पर केंद्र और राज्य की इकाइयां आपसी सहयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्य में आगे बढ़ती हैं। इस सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में और संविधान से बाहर कई प्रावधान किए गए। हमारे संविधान में आर्टिकल 258 के तहत कहा गया है कि केंद्र राज्य को, राज्य केंद्र को अपने कार्य सौंप सकता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 261 के तहत कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के डॉक्यूमेंट को मान्यता देंगे। आर्टिकल 262 के अंतर्गत कहा गया है कि नदी जल विवाद में मिलजुल कर निर्णय लेंगे। आर्टिकल 263 में कहा गया है इंटर स्टेट काउंसिल को बनाएंगे, अंतर्राज्यीय परिषद बनाएंगे। ये सहकारी संघ से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे संविधान में लिखा है कि केंद्र और राज्य आपस में मिलकर काम करेंगे। फिर यहीं से आगे जाएंगे तो जीएसटी जैसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका अपना संवैधानिक आधार है। ठीक, या फिर
आर्टिकल 268, 269, 270 के तहत कहा गया है कि ये अपने टैक्सेस का बंटवारा करेंगे। केंद्र टैक्स राज्य को दे देगा, राज्य केंद्र के कुछ टैक्स वसूल लेगा। तो करों के बंटवारे की व्यवस्था को लेकर, जीएसटी की व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ आते हैं। और इस साथ को निभाने के लिए संविधान के बाहर भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर नीति आयोग के अंतर्गत जो गवर्निंग काउंसिल है, संचालन परिषद, वहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम्स ऑफ द स्टेट कम टुगेदर टू मेक अ नेशनल लेवल प्लानिंग। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है वो तो सबको पता है, इंपॉर्टेंट यह है कि वो फेडरलिज्म कैसे स्थापित होता है। मूविंग ऑन, जोनल काउंसिल्स 1956 में बनी 5 क्षेत्रीय परिषदें, जिसमेमें राज्यों के समूह आपसी सहयोग के लिए, संसाधनों के साझे प्रयोग के लिए मिलजुल कर काम कर। तो इंटर स्टेट काउंसिल हो 263 की अंतर्राज्यीय परिषद जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, जोनल काउंसिल हो जिनका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, या नीति आयोग की संचालन परिषद हो, इन सब में राज्यों के साझे हित देखे जाते हैं, संसाधनों का साझा प्रयोग देखा जाता है और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। 3 लाइन याद रख लेना, 30 शब्द में आएगा। तो साझे हित, साझा प्रयोग और शांतिपूर्ण निपटारा, इन 3 चीजों के लिए यहां पर केंद्र राज्य और राज्य राज्य से जुड़ी संस्थाएं काम करती हैं, जो सहकारी संघ को लेकर आते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, लाइक सीएजी, लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज, लाइक गवर्नर, इनको बनाया तो इसीलिए गया था ना कि ये केंद्र और राज्य के बीच किसका काम करेंगे, सेतु का। अब वो एजेंट बन गए वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य ये था कि ये केंद्र के हथियार नहीं बनेंगे, ये राज्यों के और केंद्र के बीच सेतु का काम करेंगे, चाहे गवर्नर हो, चाहे अखिल भारतीय सेवाएं हो। तो इन संस्थाओं को भी सहकारी संघ से जोड़कर देखा जाता है। यानी हमारे संविधान के अंदर और हमारे संविधान के बाहर ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को लाने के लिए। ठीक, केंद्र की जांच एजेंसियां राज्यों में सहयोग करती हैं, सीबीआई जांच, एनआईए की जांच, केंद्र की गुप्तचर एजेंसियां राज्यों में मदद करती हैं। तो हमने जिनको एकात्मक बनाया है, आपको सीधे समझना है कि केंद्र के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हों, चाहे इंटेलिजेंस से जुड़े हों, चाहे R&D से जुड़े हों, ये 4 ले लेना, आर्थिक हों, कानून व्यवस्था से जुड़े हों, गुप्तचरी से जुड़े हों, शोध अनुसंधान से जुड़े हों, इनका सदुपयोग करेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आएगा, इनका दुरुपयोग करेंगे तो यूनिटरी फेडरलिज्म आएगा। अब भाई हम सोच तो अच्छी रखेंगे, तो हम यही कह रहे हैं कि हमने सोचा तो यही था कि सहकारी संघवाद आएगा, और इसलिए हमने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद का व्यवहारिक आदर्श। तो सहकारी संघवाद क्या है, सहकारी संघवाद कैसे आता है, ये दोनों पर हमने बात की। लेकिन ये संघवाद व्यवहार में जब दिखाई नहीं देता तो कोऑपरेटिव संघवाद का क्या कहेंगे हम, उल्लंघन करने से या कोऑपरेटिव संघवाद को नकारने से सेंटर स्टेट डिस्प्यूट या डिबेट की शुरुआत होती है। जब केंद्र सहकारी संघवाद के सिद्धांत से या राज्य सहकारी संघवाद के सिद्धांत से विचलित होते हैं, तभी केंद्र राज्य विवाद। तो आपसे पूछा जाए सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, तो आप बोलेंगे केंद्र और राज्य के बीच जितने भी विवाद हैं, चाहे राष्ट्रपति शासन को लेकर हो, चाहे राज्यपाल को लेकर हो, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर हो, चाहे सीएजी की पावर को लेकर हो, चाहे एनआईए की ज्यूरिडिक्शन को लेकर हो, चाहे एनसीटीसी जैसी संस्थाओं को बनाने को लेकर हो, चाहे राज्यपाल, आप क्या कहेंगे, आपके राज्यपालों द्वारा केंद्र के सत्ताधारी दल के सहयोग को लेकर हो, या राज्यपालों के व्यवहार को लेकर हो, वो सारी चीज़ें जो, ठीक है, चाहे करों के बंटवारे को लेकर हो, चाहे जीएसटी से जुड़े कंपनसेशन को लेकर हो, चाहे राज्य के विषयों पर कानून बनाने को लेकर हो, चाहे राज्य के करों को केंद्र द्वारा हथियाने को लेकर हो, चाहे राज्यों में पैराशूट मुख्यमंत्री पहुंचाने को लेकर हो, चाहे हाई कमान कल्चर को लेकर हो, आप लिखो जितना लिखना चाहते हो।
भाई केंद्र राज्य विवादों के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर केंद्र द्वारा राज्यों को प्रशासनिक आदेश जारी करने को लेकर हो, केंद्र द्वारा संसाधनों के बंटवारे में राज्यों में भेदभाव को लेकर हो कि अपने दल वाले राज्य को ज़्यादा दिया, दूसरे दल वाले राज्य को नहीं दिया, या फिर राज्यों की अनुमति के बिना समझौते को लेकर हो, जैसे 2015 में नॉर्थ ईस्ट के बारे में मोदी जी ने इसाक मुइबा गुट से समझौता कर लिया, नागालैंड में नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड वाले विषय पर, जिससे मणिपुर, असम और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि भाई हमसे पूछे बिना हमारा क्षेत्र कैसे दिया जा सकता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संज्ञान में लिए बिना उनसे जुड़े समझौतों को लेकर हो। अब यदि मोदी जी तिस्ता समझौता कर लेंगे तो ममता कहाँ से मान जाएंगी, वो तो मना कर देंगी। इसलिए बांग्लादेश गए थे तो ममता को लेकर जाने की बात चल रही थी। ये सारी चीजें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उल्लंघन मानी जाती हैं, जहां केंद्र राज्यों को विश्वास में लिए बिना किसी कार्य को करता है। और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तभी आ सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों आपसी सहयोग के विचार को, समन्वय के विचार को जताएं नहीं जिए। केंद्र और राज्य सहयोग के विचार को जताएं नहीं, क्या करें, जिए। और इसीलिए हमने कहा था कि संघवाद का व्यवहारिक आदर्श, जो जमीन में आदर्श हो सकता है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। संघवाद का सैद्धांतिक आदर्श जैविक संघ है। सैद्धांतिक आदर्श हमेशा यूटोपियन होता है, काल्पनिक होता है, जो बताता है कि क्या होना चाहिए, और यह कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसा मनुष्य के शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। संघ एक शरीर है, उसके अंग क्या हैं, राज्य हैं। हर अंग शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। शरीर किसी भी अंग की अवहेलना नहीं कर सकता। अंग आपस में भी इंटर कनेक्टेड हैं। तो जैसे शरीर में, शरीर और अंग के बीच और अंगों के बीच आपस में सहयोग और समन्वय जरूरी है। जैसे सिस्टम सब सिस्टम के रूप में एक बॉडी काम करती है, जब तक संघवाद की व्यवस्था इस शरीर की तरह संचालित नहीं होगी, संघवाद आदर्श संघवाद संघीय शासन व्यवस्था के रूप में नहीं बदल सकता। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग आइडियल फेडरल सिस्टम, then you have to turn cooperative federalism into biological federalism. cooperative federalism साधन है जिससे हम बायोलॉजिकल फेडरलिज्म की तरफ जा सकते हैं। इसको 100% पाना संभव नहीं है, लेकिन साध्य के रूप में रखते हुए इसकी दिशा में काम करना ही संघवादी व्यवस्था का विचार होना चाहिए। एवरी फेडरल कंट्री, एवरी फेडरल सिस्टम शुड ऑलवेज ट्राई एंड गो फॉर the biological form of federalism, where the federation become the body and the state, yeah, center become the body and the states will behave like organ or organ systems. लेकिन इस रास्ते में पड़ेगा सौदेबाजी का संघ, और सौदेबाजी का संघ इस ढंग से पड़ेगा कि दो जैसे राज्य एक दूसरे की निस्वार्थ मदद करने के पहले, यहां पर शरीर के अंग एक दूसरे की निस्वार्थ मदद कर रहे हैं क्योंकि पूरा शरीर मेरा है, यहां थोड़ी सी स्वार्थी मदद करते हैं। भाई ये स्वार्थ से किसकी ओर की यात्रा है? निस्वार्थ की ओर की यात्रा है। तो केंद्र और राज्य निष्काम कर्म करने लगे कि सब देश के लिए है, उसके पहले दोनों अपने अपने फायदे देखेंगे। तो सौदेबाजी का संघ वो स्थिति है जहां केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों और राज्यों के बीच अपने हितों को लेकर सौदेबाजी की जाती है। ये सौदेबाजी संसाधनों को लेकर होती है, ये सौदेबाजी विशेष पैकेज को लेकर होती है, ये सौदेबाजी राहत
और को लेकर होती है, ये सौदेबाजी अनुदान को लेकर होती है। ये केंद्र राज्य की बात है। ये सौदेबाजी संसाधनों के वितरण को लेकर होती है, ये सौदेबाजी नदी जल के बंटवारे को लेकर होती है, ये सौदेबाजी खनिजों के बंटवारे को लेकर होती है। इकोनॉमिक सेंस में दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, बार्गेन। ये सौदेबाजी आप्रवासियों को लेकर हो सकती है कि भाई मेरे आप्रवासी तुम्हारे राज्य में आते हैं, उनका ख्याल रखो। अपने नागरिकों को लेकर हो सकती है, प्रवासियों को लेकर हो सकती है। ये सौदेबाजी वन संसाधनों, वनीय सीमा को लेकर हो सकती है। ये सौदेबाजी बॉर्डर सीमाओं को लेकर हो सकती है। तो जब राज्य एक दूसरे से सौदेबाजी करते हैं या केंद्र राज्य के साथ सौदेबाजी करते हैं तो इसको कहते हैं सौदेबाजी का संघ। ये सौदेबाजी के संघ का आर्थिक चेहरा है, इकोनॉमिक फेस ऑफ बार्गेनिंग फेडरेशन। इस सौदेबाजी के संघ का एक राजनीतिक चेहरा भी होता है, जहां केंद्र और राज्य के राजनीतिक दल सीटों के लिए एक दूसरे से सौदेबाजी करते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसको सरकार बनाने में मदद करेंगे। और यह सौदेबाजी का संघ राजनीतिक स्तर पर टिकता है जब गठबंधन सरकारों को बनाने के लिए केंद्रीय और राज्य दल, सेंट्रल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज एक दूसरे का सहयोग करती है। भारत में 1990s से लेकर 2014 तक के दौर में ये सौदेबाजी का संघ भरपूर दिखा। जहां क्षेत्र, मैंने बताया था ना राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय क्षितिज पर कैसे आए, जहां क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका केंद्र में बढ़ती गई। तो जब जयललिता, मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जगन मोहन रेड्डी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों की भूमिका केंद्र में बढ़ती गई, बलवती होती गई, तो हमने कहा एक ऐसा संघ है, सौदेबाजी का संघ है, जहां राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र के साथ समझौता कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी सरकार हम चलने देंगे, बदले में हमको क्या मिलेगा। तो बदले में हमको क्या मिलेगा, जैसे जगन मोहन रेड्डी आंध्रा के विभाजन के बाद विशेष दर्जा मांग रहे थे, इसलिए अलग दल बनाया। जैसे नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, उन्होंने बात की। मायावती उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की बात कर रही थी कि 4 राज्यों में विभाजित होना चाहिए। वो ये सब सौदा कर सकती हैं कि हम तुम्हारी सरकार की मदद करेंगे, मतलब तुम्हारे को बहुमत साबित करने में मदद करेंगे, बदले में तुम हमारी इन मांगों को पूरा करो। तो यदि मोदी जी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होती तो अभी भी सौदेबाजी की सरकार या संघ चल रहा होता। सौदेबाजी का संघ तब दिखाई देता है जब केंद्र या राज्य में किसी दल विशेष को बहुमत ना मिले। तो सौदेबाजी का संघ आर्थिक संसाधनों को लेकर बनता है और सौदेबाजी का संघ सरकारों के निर्माण को लेकर बनता है। ये कंक्लूडिंग लाइन है, ये आपको याद रखना है। और हमारा संघ अभी यहीं कहीं नजर आ रहा है, ठीक है, सौदेबाजी के संघ के तौर पर। जब वो कुछ आदर्श बनेगा तो कोऑपरेटिव बनेगा, जब वो 100% आदर्श होगा तो वो बायोलॉजिकल फेडरेशन, जैविक संघ के रूप में नजर आएगा। तो ये संघवाद की अलग अलग परिस्थितियां हैं। केंद्र राज्य संबंधों को यहीं से आगे निकालकर पढ़ा जा सकता है, जो अलग टॉपिक के रूप में होता है कि केंद्र राज्य संबंधों की स्थितियां भारत में कैसी हैं, जिसका कुछ उल्लेख मैंने किया, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। लेकिन ये 3 तरीकों के संबंध होते हैं। तो एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हमने आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, इंडियन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म एंड डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इसको समझा है। तो उम्मीद है कि अब इससे जुड़े प्रश्नों का आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे और फेडरलिज्म को एकेडमिक संदर्भ में अच्छे से समझ पाएंगे। वन मोर थिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट इररिलेवेंट टू आस्क यू अगेन एंड अगेन टू लाइक और सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इफ़ वील टीच वेल, यदि हम अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छी क्लासेस होंगी, तो आप ज़रूर वीडियोस को पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और यदि वो अप टू मार्क नहीं होंगे, आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, तो आप उसे हो सकता है उतना प्रतिसाद या प्यार ना दें। तो यदि ये वीडियो या डेली आईएएस से जुड़े वीडियो को आपको पसंद आते हैं तो आपसे आग्रह है कि उसे लाइक करें। अपने कमेंट्स के माध्यम से आप और क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या हमसे अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। और
निश्चित तौर पर अगले सत्र में हम किसी अन्य खंड के विषय के साथ, वो भूगोल, इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसे नए विषयों के साथ एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।